हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की लेक्चर सीरीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पवनीत सिंह को बेसिस बना के चैप्टर्स कवर करेंगे और जहाँ भी नीड होगी वहाँ हम एडिशनल सोर्सेज ऐड कर लेंगे, क्योंकि आईआर बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। आईआर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, यूपीएससी ऑप्शनल में ये एक पूरा सेपरेट सेक्शन है और कॉलेज सिलेबस में भी मोस्टली ये एक अलग से पूरा पेपर होता है। यहाँ तक कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए। इसलिए हम इसे इन डेप्थ में कवर करेंगे और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 होगा स्टेट एंड इट्स इवोल्यूशन पे, यानी राज्य और उसकी उत्पत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो अर्ली ह्यूमंस थे यानी जो प्राचीन मानव जीवन शैली थी वो नोमैडिक थी, खाना बदोश थी। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड बेटर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ। जहाँ भी उन्हें भोजन और जीवन की बेहतर संभावनाएं मिल जाती थी, लोग वहाँ रुकते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। फिर जैसे ही वहाँ पे वेदर चेंज होता था या वाइल्ड एनिमल्स का अटैक हो जाता था या फूड का शॉर्टेज होता था, तो वो वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे जगह चले जाते थे, पलायन कर जाते थे। लेकिन लोगों के जीवन में काफ़ी स्थिरता और स्टेबिलिटी आई जब आग की खोज हुई। आग की खोज होने के वजह से ह्यूमन लाइफ के 2 बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। पहला था कुक्ड फूड। अब जो लोग मीट हंट करके लाते थे या प्लांट्स प्रोड्यूस गैदर करते थे, अब वो उसे कुक करके खाने लगे, पका के खाने लगे। दूसरा, अब वो आग से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे वाइल्ड एनिमल से। इन दोनों डेवलपमेंट्स के वजह से इंसान एक तरीके से सेटल्ड लाइफ लीड करना शुरू किया और जब वो सेटल होने लगा तब वो धीरे धीरे उसने खेती सीख ली, एग्रीकल्चर सीख लिया। एग्रीकल्चर के चलते उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी पशुपालन सीख लिया। इससे उनकी लाइफ पूरी तरीके से स्टेबल होने लगी, सेटल होने लगे लोग, जिसके चलते कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स, कुनबे, कस्बों का निर्माण होने लगा। यानी एक तरीके से एक माइक्रोकॉस्मिक सोसाइटी, मिनी सोसाइटी, छोटा समाज या छोटा ग्रुप बनने लगा, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि एक तरीके से एसोसिएशन ऑफ पीपल हमें देखने को मिला। ये ज़्यादातर हमें देखने को मिला रिवर्स के पास। रिवर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं हमारे डेली लाइफ के लिए, क्योंकि ये इसी से हमें पानी मिलेगा खेती के लिए, अपने हाउस होल्ड वर्क्स के लिए। इसीलिए जितने बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे, सभ्यताएं थी, वो रिवर्स के पास फ्लरिश की। आप एग्जाम्पल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन देख सकते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देख सकते हैं, चाइनीज़ सिविलाइजेशन देख सकते हैं। ये सारे सिविलाइजेशन इस बात का एग्जाम्पल है कि जितने सभ्यताओं का विकास हुआ वो रिवर के पास हुआ। ये ग्रुप्स किसी एक जगह नहीं बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे थे। अब उनकी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे फूड, वाटर, शेल्टर पूरे हो चुके थे और अब वो कॉन्स्टेंटली लगे हुए थे अपने एग्रीकल्चरल डोमेस्टिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम्स तब आना शुरू हुई जब इन ग्रुप्स के साइजेस बढ़ गए, यानी पॉपुलेशन ग्रो हो गया। अब लोगों में चिंता आ गई कि कैसे जो अराजकता की स्थिति थी, यानी जो स्टेट ऑफ एनार्की में वो पहले रह रहे थे, अब वो दोबारा आने से कैसे रोकें। क्योंकि कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो उस इंसान को पनिश कर सके जो एक ग्रुप के बिलीव्स, वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। कोई तो होना चाहिए जो बताए कि कौन सी ज़मीन किसकी है और अगर कोई दूसरा आदमी उसकी ज़मीन कैप्चर करता है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। इन सब के वजह से एक नीड फील हुई कि कोई तो अथॉरिटी, कोई तो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, कॉमन रूल्स, कॉमन लॉज, कॉमन रेगुलेशंस इन्फोर्स करे, जो कि उस ग्रुप का हर आदमी फॉलो करे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टेट की शुरुआत हुई। सबसे पहले किसी भी कुनबे, कस्बे का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे एल्डर पर्सन होता था, उसे उसका चीफ बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेट में चेंजेस आने लगे, उस बुजुर्ग व्यक्ति की जगह सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन ने ले ली, जिसको कि हम किंग कहते हैं। अब
क्वेश्चन ये उठता है कि एक चीफ की जगह एक राजा ने क्यों ले ली। समय के साथ साथ समूहों को, सेटलमेंट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि हमें एक दूसरे से भी खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लैंड की नीड, फसल की नीड, पानी की नीड, सबकी नीड बढ़ेगी। और उस समय सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, इंडिपेंडेंस, आज़ादी जैसे सिद्धांत नहीं थे। उस समय लोग फ्री थे एक दूसरे पे अटैक करने के लिए और उन्हें कैप्चर करने के लिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल व्यक्ति होता था किसी भी ग्रुप का, सेटलमेंट का, उसको राजा बना दिया जाता था, ताकि वो किसी भी स्टेट को इंटरनली भी रेगुलेट कर सके और एक्सटर्नली भी प्रोटेक्ट कर सके। जो उस समय के दो सबसे फेमस और सक्सेसफुल एम्पायर्स थे वो थे रोमन एंड ग्रीक सिटी स्टेट्स, जिसमें बाद में चल के रोमन्स ने ग्रीस को कैप्चर कर लिया। और इसी टाइम चर्च का भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता है कि कैसे चर्च एक डोमिनेंट पोजीशन पे आ गया और राजा का रोल वीक पड़ने लगा। और जो लोग थे वो सारे लोग कंट्रोल में थे चर्च के, और जो उस समय के रिच ज़मींदार थे। इंडिया में उसे हम ज़मींदारी सिस्टम कहते हैं, यूरोप में उस समय वो फ्यूडलिज्म था। ये वो पीरियड था जब राजा एक तरीके से पपेट अथॉरिटी बन गया था और रिलीजियस बिलीव्स और रिच फ्यूडल लॉर्ड्स किंग के सारे डिसीजंस और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे। पर कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए नहीं चल सकता। लोग रियलाइज़ करने लगे कि चर्च और फ्यूडल लॉर्ड्स बस हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उनके अंदर क्वेश्चनिंग एटीट्यूड आ गया। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट ब्लाइंडली। पहले लोग हर वो रिचुअल एक्सेप्ट कर लेते थे, हर वो बिलीफ एक्सेप्ट कर लेते थे जो चर्च कहता था, लेकिन अब उनके अंदर क्वेश्चन आ गया कि हमें हर रिचुअल का, हर बिलीफ का कॉज जानना है, रीज़न जानना है, उसके बाद ही हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। यही वो टाइम है जब रेनेसां और रिफॉर्मेशन जैसे मूवमेंट्स यानी पुनर्जागरण देखने को मिला और ह्यूमैनिज्म यानी मानवतावाद एक सेंट्रल क्वेश्चन बन गया। इन सारे चेंजेस के बाद जो स्टेट का नेचर था वो भी चेंज हो गया। रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट और जोग्राफिकल डिस्कवरीज के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिटी साइन हुई 1648 एडी में, जिसका नाम था ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, जैसे पहला, इट इनिशिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। इसके चलते एक नई राजनीतिक व्यवस्था हमें देखने को मिली। सेकेंड, अ न्यू कॉन्सेप्ट केम, दैट इज अ सॉवरेन लैंड गवर्न्ड बाय अ सॉवरेन। मतलब अब एक पीस ऑफ लैंड जिस पे एक पर्टिकुलर ग्रुप रहता था उसको वेल डिफाइन कर दिया गया, उसे बॉर्डर कर दिया गया और बता दिया गया कि इस पे जो भी कोई रूल करेगा, जो भी किंग होगा, जो भी मोनार्क होगा, वो अपने आप में सॉवरेन होगा, सुप्रीम होगा, पैरामाउंट होगा। यानी बाहर की कोई भी फोर्सेस, कोई भी कंट्री उसके डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं। तीसरा, इट अलाउड द रूलर्स ऑफ द इंपीरियल स्टेट्स टू इंडिपेंडेंटली डिसाइड देयर रिलीजियस वर्शिप। मतलब अब हर एक कंट्री अपना स्टेट रिलीजन चूज़ कर सकती है, वो किस रिलीजन को फॉलो करना चाहती है वो उसका अपना चॉइस होगा, बाहर की कोई भी कंट्री उसे अफेक्ट नहीं करेगी। चौथा, टेरिटोरियलिटी यानी क्षेत्रीयता। मतलब अब हर एक जो कंट्री है उसका डिफाइंड बॉर्डर होगा और हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री का क्या एरिया है। पांचवा, एब्सेंस ऑफ एनी फॉरेन फोर्स इन द डिसीजंस ऑफ अ कंट्री। मतलब अब बाहर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, एसोसिएशन, कंपनी, कंट्री, कोई भी एक कंट्री के डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर सकती है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। पहली बार इस ट्रिटी के चलते डिफाइंड बॉर्डर और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट आया। स्टेट में फर्दर चेंजेस आए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया अराउंड मिड 18th सेंचुरी, जब स्टेट का कंट्रोल चला गया और बड़े बड़े कंपनीज, एंटरप्राइजेज और बिजनेस एसोसिएशंस इंपॉर्टेंट हो गए। इस प्रोसेस को हम मर्केंटिलिज्म यानी वाणिज्यवाद कहते हैं। मर्केंटिलिज्म का सिंपल मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइजिंग इंपोर्ट्स, यानी निर्यात को बढ़ाना है और आयात को कम करना है। मर्केंटिलिज्म played a very important role in promoting colonialism। पूरे विश्व को अब मार्केट के रूप में देखा जाने लगा, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि विश्व के अलग अलग देशों को कोलोनाइज कर लिया गया यूरोपियन महाशक्तियों द्वारा। फिर हमें लेट 18th सेंचुरी से ही काफ़ी स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं इन ऑर्डर टू गेन इंडिपेंडेंस। मिड 20th सेंचुरी तक काफ़ी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो चुकी होती हैं
और जो मेजर चैलेंज उनके सामने होता था वो था वर्ल्ड वॉर वन, फॉलोड बाय वर्ल्ड वॉर टू एंड कोल्ड वॉर। डिटेल में हम वर्ल्ड वॉर वन, टू और कोल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फ़िलहाल हम ये समझ लेते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर वन और टू आता है तो काफ़ी ज़्यादा त्रासदी फैल जाती है। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होती हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेड रहती हैं, तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाता है, फूड स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी, मिसाइल अटैक्स हो रहे होते हैं, तो काफ़ी एक ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सोवियत यूनियन बिखर जाता है, तब से आज तक हमें एक रिलेटिवली स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलता है। अब हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं जहां अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, यानी यूएसए और रशिया ही सर्वे सर्वा नहीं है, बल्कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंट्री का अपना एक रोल है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और इसी को आज हम कंटेम्प्ररी एज में इंटरनेशनल सोसाइटी कह सकते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी का सिंपल मतलब है कि हर एक कंट्री का जो इंसिडेंट है वो दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी एक एग्जांपल से देखिए कि ब्लैक राइट्स मैटर यूएसए का मूवमेंट है, लेकिन उसमें वर्ल्ड के जितने प्रोमिनेंट कंट्रीज़ लोग हैं वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सिमिलरली कोविड में हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी फॉर एड एंड सपोर्ट। फिर इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें वो ऐसा नहीं था कि इंडिया तक ही रहा, बाहर के भी लोगों ने, बाहर से सेलिब्रिटीज़ ने और प्रोमिनेंट लीडर्स ने अपना व्यू उस पर दिया। आज यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तो इसमें सिर्फ रशिया और यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये हम सभी को वन और अदर वे में इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी को हम सिंपली कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थियरीज़ ऑफ स्टेट की। ये आपके पवनीत सिंह में नहीं है, पर स्टेट को समझने के लिए थियरीज जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थियरीज ऑफ स्टेट के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।